नमस्कार। कहानियों की कलरव में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है आदमी और लड़की। कहानीकार है निर्मल वर्मा। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी साझा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उसने दुकान का दरवाज़ा खोला तो घंटी की आवाज़ हुई टन। जब वह भीतर आया और दरवाजा मुड़कर देहरी से दोबारा सट गया तो घंटी दोबारा बजी। इस दफा 2 बार टन टन। यह दूसरी आवाज काफी देर तक गूंजती रही। यह चेतावनी थी कि कोई भीतर आया है। दुकान में कोई नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि यदि वह शेल्फ से 2-4 किताबें उठाकर भाग जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह उसका भ्रम था। घंटी बजते ही काउंटर के पीछे 2 आंखें उसे अनजाने में ही पकड़ लेती थीं। आंखें जो नीली थी और गीली भी। ऐनक के पीछे 2 डबडबाए धब्बे उसे निहार रहे थे। वह किताबों की अलमारियों के बीच रास्ता टटोलता हुआ काउंटर के सामने आ खड़ा हुआ। क्या हाल है? उसने पूछा। अंधेड़ मैनेजर ने उसकी ओर देखा, फिर कंधे उचका दिए, जिससे कुछ पता नहीं चला कि वह कैसे मूड में है। सर्दी शुरू हो रही है, उसने कहा। मौसम का ख्याल अचानक उसे मैनेजर की मूछें देखने पर हो आया था, जो इतनी सफ़ेद थी मानो अभी अभी उन पर ताज़ा बर्फ गिरी हो। होगी ही, बूढ़े ने तटस्थ भाव से कहा। अक्टूबर का महीना है, अभी हीटिंग शुरू नहीं हुई। नवंबर से पहले नहीं, चाहे बर्फ ही क्यों न गिरने लगे। बूढ़ा बहुत ही महीन भाव से सरकार पर कटाक्ष करता है। मुद्दत पहले वह दुकान का मालिक था, अब नए तंत्र के नीचे सरकार उसकी मालिक थी। उन किताबों की भी जो उसके बाप दादाओं ने पहली लड़ाई के ज़माने से जमा की थीं। दुकान वही थी, लेकिन रातों रात कानून की लकीरें उसके और बाप दादा की विरासत के बीच एक खाई सी खोल गई थी। काउंटर पर वह अब भी बैठता था, पहले की तरह, लेकिन अब किताबों से उसका रिश्ता कुछ वैसा ही था जैसे कोई बाप जीते जी अपने बच्चों को अनाथालय में देखता है। आप सोचते हैं क्या बर्फ गिरेगी? आदमी ने पूछा। बूढ़े ने ऐनक उतारी, मैले रुमाल से शीशे साफ किए, फिर नाक सिनकी। बर्फ और मौत घंटी बजाकर नहीं आते। उसे लगा जैसे बूढ़े का इशारा उसकी तरफ है। पिछले दिनों जब कभी वह दुकान की घंटी बजाता था, बूढ़े के चेहरे पर एक बेचैन सी झुंझलाहट झलक आती थी। सीधे सीधे कुछ नहीं कहता था, पर लगता था जैसे उसे सामने देखकर पिछली जिंदगी की सारी शिकायतें खुल जाती हैं। पहले लड़ाई और हिटलर, फिर कम्युनिज्म और अब वह आगे चला गया। अलमारियों के बीच किताबों पर दोपहर की ठंडी म्लान रोशनी गिर रही थी। उसने चारों तरफ टटोलती हुई निगाह डाली, लेकिन वह कहीं नहीं दिखाई दी। अचानक एक आशंका ने उसे पकड़ लिया। संभव है वह आज दुकान नहीं आई। वह ठिठुरने लगा, अपने कोट की जेब में हाथ डाला, तार के कागज को छुआ, फिर उसे झटके से बाहर खींच लिया। गरमाई कहीं न थी, न कोट के अंदर न बाहर। वह अब भी झिझक रहा था, लेकिन दुकान के बीच बूढ़े की आंखों के सामने खड़े रहना असंभव था। वह कुछ आगे बढ़कर एक लंबी शेल्फ की ओट में छिप गया। उसने जेब से रुमाल निकाला और माथे का पसीना पोंछने लगा। सर्दी का पसीना जो भीतर की देह से नहीं, बाहर की दहशत से टपकता है। वह फटाक से मुड़ गया। ट्रॉली के पहिए चू चू करते हुए शेल्फ की दूसरी तरफ जा रहे थे। पीछे पीछे वह आ रही थी, ट्रॉली के हैंडल को दोनों हाथों से पकड़े हुए, जैसे वह कोई छोटी सी प्रैम हो जिसमें बच्चे की जगह बहुत सी किताबें बैठी थीं। लड़की का सिर ट्रॉली पर झुका था। वह एक एक किताब उठाकर शेल्फ की दराज में रख रही थी। उसकी आंखें शायद बचपन से ही कमजोर रही होंगी। वह हर किताब को उठाती, उसे अपनी ऐनक के बहुत पास ले जाती, लेखक का नाम और किताब का टाइटल पढ़ती, फिर डस्टर से उसे झाड़कर दूसरी किताबों के सिरहाने टिका देती। वह अपने काम में इतनी डूबी थी कि उसे गुमान भी न था कि शेल्फ की दूसरी तरफ उसे कोई देख रहा है। वह उसे देख रहा था। छत पर लटकी बत्ती का प्रकाश सीधा उसके चेहरे पर गिर रहा था। वह एक ठिगने कद की लड़की थी, लेकिन शेल्फ के पीछे सिर्फ उसका धड़ दिखाई देता था। कमर से ऊपर जो उसकी टांगों से कहीं ज़्यादा वयस्क दिखाई देता था। उसने एक लंबा नीले रंग का एप्रन पहन रखा था, जो दुकान में काम करने वाली लड़कियां पहनती थीं, लेकिन उसके ऊपर वह ज़्यादा नहीं फपता था।
शायद इसलिए कि वह उसमें पूरी ढक जाती थी, और जब कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि वह कितनी छोटी है, कि अभी कुछ दिन पहले उसकी 20वीं बरसगांठ पर वह उसके लिए फूल लाया था, जो शायद अब भी उसके कमरे में पड़े सूख रहे होंगे। अब वह सरकते हुए उसके बिल्कुल पास चली गई, लगभग उसके सामने। सेल्फ के सक्रिय दराजों के बीच उसका सिर दिखाई दे रहा था। उसने हमेशा की तरह अपने बाल कसकर बांध रखे थे, भूरे चमकीले बाल, जिसके बीच एक हिचकिचाती सी मांग कुछ दूर चलकर उलझी हुई लटों में लोप हो जाती थी। इस बार वह अपने को नहीं रोक सका। जब लड़की ने अंतिम किताब सेल्फ पर रखने के लिए हाथ उठाया तो उसने आगे बढ़कर उसके हाथों को पकड़ लिया, वहीं सेल्फ के ठंडे लोहे पर। लड़की के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और वह घबरा गया। उसने जल्दी से किताबों को ठेलकर सेल्फ के बीच अपना सिर अड़ा लिया। मैं हूँ, लड़की ने हकबकाकर आंखें ऊपर उठाई। वह जैसे कोई जिन हो, किताबों के बीच मुस्कुराता हुआ। तुम? हाँ। कब आए? कुछ देर पहले। तुम डर गई? हाँ, लड़की ने सिर हिलाया। वह छोटी बातों में भी झूठ नहीं बोलती थी। उसका हाथ अब भी आदमी की हथेली में भींचा था। एप्रन के पीछे छोटा सा वक्ष ऊपर नीचे हो रहा था। वह सचमुच डर गई थी। वह कभी दोपहर के वक्त दुकान में नहीं आता था। तुम कुछ देर के लिए छुट्टी ले सकती हो? अभी? लड़की का हाथ ठंडा सा हो गया उसके हाथ के भीतर। सिर्फ कुछ देर के लिए, उसने कहा। कोई बात हुई है? लड़की की आंखें उस पर फैल गईं। नहीं, ऐसे ही, उसने उड़ते हुए स्वर में कहा। लड़की जिस तरह कभी झूठ नहीं बोलती थी, वह कभी सीधा सच नहीं बोल पाता था। तुम भीतर बैठो, मैं अभी आती हूँ। उसने अपना हाथ उसकी हथेली से बाहर निकाला, एक क्षण उसकी ओर देखा और फिर वह मुड़ गई, किताबों की शेल्फों के पीछे छिप गई। दुकान के पिछवाड़े एक स्टोर रूम था, जहाँ लोग पुरानी किताबें बेचने आते थे। लड़की वहीं एक स्टूल पर बैठती थी। पीछे एक पर्दा लगा था, जो दुकान के मुख्य अगले भाग को भीतरी हिस्से से अलग कर देता था। पर्दे के पीछे एक छोटा सा केबिन था, जहाँ लड़की लंच टाइम में घड़ी दो घड़ी सुस्ताने आ बैठती थी। वह यहाँ चला आया, कई बार यहाँ आया था। हर बार एक अजीब सा भ्रम पकड़ लेता, मानो यह दुकान नहीं, लड़की के घर का प्राइवेट कमरा हो। वहाँ बाहर की कोई आवाज़ नहीं आती थी, न आदमियों का शोर, न ट्रैफिक का कोलाहल। सिर्फ ट्राम की गड़गड़ाहट ज़रूर सुनाई देती थी, बहुत गूढ़ और धीमी, जैसे कहीं दूर शहर के किनारे पर बादल कड़क रहा हो। वह बेत की आराम कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में अंधेरा उतना नहीं था जितना रोशनी का अभाव। न कोई खिड़की न रोशनदान, सिर्फ किताबों की बासी बू और दीवार के पीछे चूहों की सरसराहट। एक छोटी सी मेज पर चाय कॉफ़ी का सामान था। पुराने सिलाबी बिस्किट और ब्राउन रोटी की स्लाइसें हमेशा तैयार रहती थीं। कभी लड़की को भूख लगती, वह जल्दी से भीतर जाकर कुछ न कुछ पेट में डाल लाती। उसने पहली बार लड़की को इसी केबिन में देखा था। वह अपनी कुछ पुरानी किताब बेचने आया था। लड़की काउंटर के पीछे स्टूल पर बैठी डबल रोटी की एक स्लाइस कुतर रही थी। गोद में ब्राउन रंग का अधबुना स्वेटर पड़ा था, जिसकी ऊनी देह में 2 सलाइयाँ घुपी थीं। उसकी आहट सुनकर लड़की हकबकाकर उठ खड़ी हुई, और तब पहले दिन पहली बार उसने लड़की के चेहरे को देखा था। वह मार्च का दिन रहा होगा और अब अक्टूबर ख़त्म हो रहा था। इन 7 महीनों में वह तकरीबन अपनी सब किताबें बेच चुका था, जिन्हें वह अपने देश नहीं ले जाना चाहता था। पुराने शब्दकोश, टूरिस्ट गाइड्स और वे सब उपन्यास जिन्हें लड़की दुकान के लिए खरीद लेती थी और खाली समय में खुद पढ़ती थी। उसे यह जानकर काफ़ी हैरानी हुई थी कि वह अंग्रेजी पढ़ लेती थी और थोड़ी बहुत बोल भी लेती थी। दरअसल अंग्रेजी को लेकर ही उनके बीच बोलचाल का सिलसिला शुरू हुआ था। एक दिन जब वह कुछ किताबें बेचने आया, वह कुछ देर तक उन्हें उलट पुलट कर देखती रही। फिर अचानक बोली, क्या आपके देश में सब लोग अंग्रेजी बोलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, उसने कहा। मैं भी ठीक से नहीं बोल पाता। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, उसने बहुत उदासीन भाव से कहा। फिर उसकी ओर आंखें मोड़कर किताबों को समेटने लगी। मैं अभी आती हूँ। उसने किताबों का बंडल उठाया और पार्टीशन के पीछे चली गई। वह सोचने लगा, पता नहीं आज कितनी किताबें चुनी जाएंगी। वहाँ कुछ ऐसा ही सिस्टम था। लड़की किताबों को मैनेजर के पास ले जाती, वह उनमें से उन्हें चुन लेता,
जो खरीदने लायक होती बाकी सब वापस लौटा देता। सारा व्यापार जुए के खेल सा था। किताबों को चुनने और ठुकराने का कोई ठोस आधार रहा हो, यह उसे कभी समझ में नहीं आया। जब कभी लड़की से वह इसके बारे में पूछताछ करता तो वह अक्सर टाल जाती थी। जब वह बहुत जोर डालता बाद के दिनों में तो वह झुंझलाकर कहती, हम वही किताबें पढ़ते हैं जो हमारे लिए ठीक हैं। सौभाग्य की बात कहिए, उस दिन सब किताबें ठीक निकली, तकरीबन सब, सिवाय एक किताब के जो मैनेजर ने वापस भिजवा दी, रक्वेम फॉर द नन। लड़की ने कुछ कौतूहल से उसकी ओर देखा। क्या यह कोई धार्मिक किताब है? नहीं, उसने कहा, यह एक वेश्या के बारे में है। वह देखना चाहता था उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। धर्म और रंडीबाजी दोनों ही वहाँ वर्जित थे, किंतु लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने चीमड़ पेपर बैंक को धीरे से काउंटर के नीचे सरका दिया, जिसे छिपाना भी नहीं कहा जा सकता था। काउंटर के नीचे वाले दराज उसकी अपनी थी, जिसमें वह दिन का टिफिन, रुमाल, तौलिया और घर की चाबियां रखती थी। पता नहीं उसकी कितनी किताबें इस काउंटर के भीतर गायब हो गई थीं। आज आपको काफ़ी पैसे मिलेंगे। उसने सरसरी निगाह से बिल को देखा, जो खटखट करता हुआ कंप्यूटर मशीन के बाहर निकल आया था। उसका मन हुआ एक बार झांक कर बिल को देखे, फिर वह अपने को रोके रहा। यदि कमरे का चौथाई किराया भी निकल सके तो बाकी पैसे जुटाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगी। मालूम है कितना है? उसने बिल को मशीन से खींचकर उसके सामने रख दिया। 40 क्राउन। पहले क्षण विश्वास नहीं हो सका। पहले कभी उसे अपनी किताबों के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं मिली थी। लड़की उसकी ओर विजयोल्लास से मुस्कुरा रही थी। इतना कैसे? उसने पूछा। ऐसे ही, लड़की ने कहा। ये अच्छे दिन हैं। अच्छे दिन? दुकान के भीतर लड़की की भाषा मोहनजोदड़ो की लिपि जैसी होती थी। छिपे मतलब बहुत कुछ, और देखो तो कुछ भी नहीं। कभी कभी रात को नींद ना आने पर बिस्तर पर पड़े पड़े एक कंगला वाक्य, कोई लूला लफ्ज़ अंधेरे में चमक आता, लड़की के साथ चिपका हुआ। अच्छे दिन, बुरे दिन, काफ़ी बुरे दिन। सबसे बुरे दिन वे होते हैं जब लड़की उसकी सब किताबें वापस कर देती है। खेत भरी निगाहों से उसकी ओर देखती, आज कुछ भी नहीं, और वह सब किताबों को अपने डफल बैग में ठूस कर बाहर सड़क पर आ जाता। दुकान की लंबी शीशेदार खिड़की पर एक छाया खड़ी हो जाती। वह देखती कि वह जा रहा है। वह सोचता, अगली बार कौन सी किताबें लाऊंगा जो खरीदने लायक होंगी। लड़की सोचती, कैसा आदमी है जो सिर्फ अंग्रेजी किताबों को बेचने आता है। मैनेजर सब कुछ देखता, ऊँघने लगता, सोचता वह किताबों के लिए नहीं, लड़की से मिलने के लिए आता है। लेकिन इस उम्र में? लड़की भीतर आई। वह अपना लंच का टिफिन लेकर आई थी। वह देरी पर ठिठक गई और उसे देखने लगी। आदमी कुर्सी के सिरहाने सिर टिकाकर आंखें मूंदे बैठा था। उसके चेहरे पर एक महीन सी थकान थी, मानो उसकी नींद का फायदा उठाकर न केवल बीते हुए वर्ष बल्कि आने वाली उम्र भी उसके चेहरे पर सरक आई हो। लड़की कुछ देर चुपचाप उसके चेहरे को देखती रही। कोई और दिन होता तो आदमी का इस तरह अचानक दुकान में प्रकट हो जाना उसे अच्छा लगता, लेकिन आज उसे यह अपशगुन सा लगा। उसे प्रेतों में विश्वास नहीं था, किंतु आज जब उसने आदमी को किताबों की शेल्फ के पीछे देखा, पुराने ओवरकोट के गर्द भरे कॉलर जो काले डैनों से उसकी गर्दन पर पड़े थे, तो वह अवाक सी उसे देखती रही थी, जैसे आदमी के वेश में कोई दूसरा आदमी उसे ताक रहा है। दूसरा आदमी? वह धीरे से आगे बढ़ी। उसे सहलाने को मन हुआ, किंतु फिर हाथ रोक लिया। सोने दो, उसने सोचा, अभी काफ़ी समय है। दोपहर के समय कोई ग्राहक नहीं आता। वह अपना टिफिन दान खोलने लगी। ब्राउन रोटी की सैंडविच जिसके भीतर सलामी दबी थी, एक छोटी बोतल में योगर्ट, चीज़ के क्यूब, सिरके में भीगा खीरा, यही उसका लंच था जो वह हर रोज़ अपने साथ लाती थी। अगर उसे मालूम होता कि वह भी आ रहा है तो वह उसके लिए भी कुछ ले आती। उसने कितनी बार आदमी से कहा था कि उसे घर में खाना बनाने की ज़रूरत नहीं, दोपहर का खाना वे एक साथ दुकान में खा सकते हैं, लेकिन आदमी हर बार इनकार कर देता था, जैसे दिन की रोशनी में उससे मिलना खतरनाक हो। दिन के समय वह उससे तभी मिलता था जब कोई ऐसी ज़रूरत हो जिसे टाला ना जा सके। लेकिन आज क्या ज़रूरत है? वह कल रात ही तो उससे मिली थी।
वह कॉफ़ी के लिए पानी गर्म करने उठी तो देखा आदमी की आंखें खुली हैं। पता नहीं कितनी देर से वह उसकी हरकतों को देख रहा था। कुछ खाओगे? लड़की ने पूछा। आदमी ने सिर हिलाया, फिर सीधा होकर बैठ गया। आंखें सुर्ख थीं और सेव के बाद भी गालों पर पिछली रात की परछाई बिछी थी। उसने आंखें मली और बालों को पीछे समेट लिया। याद नहीं आया, वह सो गया था। सपने की एक चिंदी अब भी डोल रही थी। धीरे धीरे वह गायब हो गई और उसकी जगह लड़की दिखाई देने लगी। लड़की ने अपना एप्रन उतार दिया था। अब वह हरे रंग की स्कर्ट पहने थी, जो हमेशा उसके घुटनों तक आकर रुक जाती थी। काली नायलॉन की जुराबों के पीछे उसकी टांगों का भोलापन झांक रहा था। कमर पर काले रंग की पेटी कसी थी, बिल्कुल स्कूली लड़कियों की तरह, जिसके ऊपर भूरे रंग का ढीला ढाला कार्डिगन लटक रहा था। लड़की का चेहरा छिपा सा जान पड़ रहा था, लेकिन देह हमेशा खुली और उजली दिखाई देती थी। दूसरी लड़कियों से बिल्कुल उल्टी, जिनका चेहरा सार्वजनिक होता था जबकि देह बहुत प्राइवेट जान पड़ती थी। पानी उबलने लगा था। अचानक भाप का झोंक आया और लड़की झुक गई। 2 मगों में कॉफ़ी निकाली और जब मुंह उठाया तो होठ खुल से गए। पसीने की बूंदें माथे पर टपक रही थीं। घर से आ रहे हो? आदमी कुछ हिचका। वह घर से आ रहा था, लेकिन सीधे नहीं। उसका हाथ जेब में गया, फिर वहीं ठिठक गया। टेलीग्राम पर। इंस्टीट्यूट गया था, उसने कहा। पूरा कर लिया? कि हमेशा यही प्रश्न पूछती थी। नहीं, एडवांस मांगने गया था, उसने कहा। कितने पेज करने हैं? आखिरी चैप्टर बचा है, बाकी सब टाइप करना है। क्या वे टाइप नहीं करवा सकते? लड़की ने कुछ झुंझलाकर कहा। एक ही अंग्रेजी टाइपिस्ट है और वह भी छुट्टी पर गया है। आदमी धीरे धीरे उसका हाथ सहलाने लगा। एक दूसरे की चिंताओं को ढांपने का यही एक तरीका बचा था। वे कहाँ से कहाँ चले जाते थे, लेकिन लड़की की देह स्थिर रहती थी, स्थिर और ठंडी। पैर सबसे ज़्यादा। जब वो उसके कमरे में आती थी तो सबसे पहले अपने पैर आग के सामने फैला देती थी। उसे काफ़ी हैरानी होती थी कि इतनी कम उम्र में लड़की के हाथ पांव इतने सुंदर रहते थे। कितने दिन में देना है? लड़की ने पूछा। 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन। क्यों? क्या मैं कर सकती हूँ? तुम? आदमी के चेहरे पर थकी सी मुस्कुराहट चली आई। क्यों नहीं, हर शाम किया करूँगी। लड़की ने हाल ही में टाइप करना सीखा था, अंग्रेजी टाइपराइटर पर। उसके लिए यह एक खेल जैसा था। आदमी जितना भी अनुवाद करता, उसे डिक्टेट करवाता और उसकी उंगलियों के नीचे से फटाफट अंग्रेजी शब्द फिसलते जाते। फिर दोनों बैठकर गलतियां छांटा करते। आदमी का कहना था इस तरह वह अंग्रेजी और टाइपिंग दोनों एक साथ सीख जाएगी, लेकिन उसे सीखने की चाह उतनी नहीं थी जितना सुकून सा मिलता था। रात की वही एक घड़ी होती थी जब वह आदमी के पास होती थी। खिड़की के बाहर तारे दिखाई देते थे, टाइपराइटर के अक्षरों से टिमटिमाते हुए। खट खट। वह उन्हें दबाती जाती और वे आकाश से उतरकर सफ़ेद फुलस्केप कागज पर उतरते जाते। केतली का पानी गुनगुना रहा था। लड़की ने स्विच बंद कर दिया, ऊपर का रोशनदान खोल दिया ताकि इस बार पानी की भाप बाहर जा सके। यह गर्म है। लड़की ने दूसरी कप बनाने के लिए सिर झुकाया तो गले के पिछवाड़े का जूड़ा कंधे की तरफ लुढ़क आया। लड़की की देह पर ऐसी अनेक छोटी छोटी घटनाएं घटती थीं और वह उनसे बेखबर रहती थी। जैसे जब वह कोई पुरानी किताब बेचने आता था तो वह अपने थूक से उंगली गीला करके पन्ने पलटती थी और होठ हिलाकर पढ़ती थी। ऐसे मौक़ों पर वह उसे बहुत गौर से देखता था। क्या वह वही लड़की है जिसकी देह को वह पिछली रातों छूता रहा था और जो दिन में इतनी अछूती दिखाई देती थी? ऐसे क्षणों में उसे लगता वह कहीं नीचे है, गड्ढे में, एक जानवर की तरह दुबका हुआ। बार बार एक ही इच्छा में मत्ता हुआ कि जब वह लड़की उसकी ओर बेखबर से कॉफ़ी बना रही है, वह उछलकर गड्ढे से निकल सकता है, उसकी सफ़ेद और कुंवारी गर्दन को दबोचकर एक छलांग में दुकान से बाहर हो सकता है। दुकान से, पछतावे से, पाप से, सब से बाहर। लेकिन जब वह आंखें ऊपर उठाती तो उसके सब इरादे बुहर जाते। वह टकटकी लगाए उसे देखता रहता। लड़की पता नहीं किस ख्याल में मुस्कुराने लगती। वह बंधा रहता अपने गुस्से और संताप और दिल की दलदल में। वह नीचे झुकाया तिपाही पर,
जहाँ लड़की का हाथ केतली पर टिका था और ऐसे कहा जैसे अभी अभी कुछ याद आया हो। कल रात टेलीग्राम आया था। टेलीग्राम? लड़की के हाथ में कॉफी का मग हवा में ठिठक गया। वह बीमार है, आदमी ने कहा। मुझे बुलाया है। उसने तार जेब से निकाला, लाल कागज की मोड़ी हुई दयनीय चिंदिया, जिसे लड़की ने देखते ही आंखें मोड़ ली। क्या बीमारी है? उसने लापरवाही से पूछा। जाकर पता चलेगा, आदमी ने कहा। कब? वह चुप बैठा रहा, मेज पर पड़ी तार को देखता रहा। कब जा रहे हो? लड़की ने दोबारा पूछा, किंतु अब उसके स्वर में लापरवाही के बदले एक अजीब सी कोमलता भर आई थी। मैं पत्र की राह देखूंगा, उसने कहा। लेकिन अगर वह सचमुच बीमार है? लड़की ने कहा। सचमुच का मतलब? तुम सोचती हो वह बहाना है? मैंने यह नहीं कहा, लड़की ने कहा। अगर वह बीमार है तो तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें बहुत जल्दी है। जल्दी कैसी? मेरे जाने की। लड़की ने विस्मय से उसकी ओर देखा। मैं समझी नहीं, उसने कहा। मुझसे ज़्यादा तुम उसकी फिक्र करती हो। यह कटाक्ष था। वह कटाक्ष से भी आगे जाना चाहता था, जहाँ क्रूरता शुरू होती है, किंतु वहाँ सिर्फ कमीनापन था और वह रुक गया। आगे कुछ भी न था, सिर्फ एक गंदली सी थकान और जलन थी। वह रात भर नहीं सोया था। मैं अब चलता हूँ, उसने कहा। नहीं, ठहरो। लड़की ने उसके घुटनों पर अपने हाथ रख दिए। तुमने अभी क्या कहा? मैं बहुत जल्दी में हूँ। लड़की की आंखें चुदी आ गई थीं, जैसे वह उसकी क्रूरता को ठीक से नहीं देख पा रही हो। मैं हंसी कर रहा था। आदमी ने धीरे से अपना हाथ उसकी बाह पर रखा। लड़की की समूची बाह थरथरा रही थी। अगर मैं कहूँ तुम रुक जाओगे? तुमने कभी कुछ कहा ही नहीं। क्योंकि कोई फायदा नहीं। वह जब जब आदमी की परीक्षा लेती, आदमी का चेहरा दूर होने लगता। उसकी जगह अपना पाप दिखाई देने लगता, जो उससे वैसे ही प्रश्न पूछने लगता जिन्हें वह आदमी से पूछती थी। वह चक्कर था, पाप का चक्कर, जिसका कोई अंत नहीं था। क्या वह अक्सर बीमार रहती है? उसने पूछा। वह कभी उसकी पत्नी का नाम नहीं लेती थी, सिर्फ वह कहा करती थी, मानो इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ एक वह उसकी पत्नी हो सकती है। उसे खुशी थी। उसने उसे कभी नहीं देखा था। वह दूसरे शहर में थी और उसने वह शहर भी कभी नहीं देखा था। आदमी चुपचाप लड़की को देखता रहा। लड़की के पीछे खिड़की थी और खिड़की के पीछे छतें, जहाँ उगती धूप की सफ़ेद थिगलियाँ निकल आई थीं। कल रात मुझे एक सपना आया, उसने कहा। कैसा सपना? मैंने देखा तुम नीचे खड़ी हो, तुम ऊपर मेरे कमरे को देख रही हो। मैं तुम्हें आवाज़ देकर बुलाना चाहता था और तुम जाने लगी, और मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा भड़बड़ाने लगा नीचे आने के लिए। लड़की हंसने लगी। सच? फिर मेरी आंखें खुल गईं और मैंने सुना कोई सचमुच दरवाज़ा खटखटा रहा है। मैंने सोचा शायद तुम हो, लेकिन बाहर तार वाला खड़ा था। आदमी के चेहरे पर हंसी थी, लेकिन लड़की की हंसी बुझ गई। उसे सपने में अपशगुन दिखाई दिया। वह अपशगुनों के बीच रहती थी, इसीलिए गिरजे में घड़ी तो घड़ी बैठना उसे अच्छा लगता था। उसने यह बात कभी आदमी को नहीं बताई थी। गिरजे वाली बात? क्या नहीं, वह आदमी से कुछ छिपाती थी, किंतु ईश्वर में विश्वास करना यह उसे एक प्राइवेट किस्म की बीमारी जान पड़ती थी, जिससे वह आदमी को दूर रखना चाहती थी। ईश्वर के इर्द गिर्द वैसा ही अंधेरा था जैसा उसकी पत्नी के आसपास, और वह उसकी पत्नी के बारे में उतना ही कम जानती थी जितना आदमी उसके ईश्वर के बारे में। उन दोनों को अकेले छोड़ देना ही अच्छा था। दरवाजे पर घंटी खनखनाई और वे दोनों चौंक गए, एक दूसरे से अलग हो गए। वह भागती हुई दरवाजे के पास गई। साकल खोलकर बाहर झाँका तो कोई ग्राहक आया था। अभी लंच टाइम है, उसने कहा और जल्दी से दरवाज़ा भेड़ दिया। लेकिन वह मुड़ी नहीं, चौखट पर खड़ी रही, बंद दरवाजे के शीशे से खुलता हुआ दिन देखने लगी। अक्टूबर का दिन धुंध की तरह निकल रहा था। उसे बहुत पहले के दिन याद आए, जब वह आदमी से नहीं मिली थी। दुकान से घर अकेले जाती थी और शहर खाली सा लगता था। जब वह आदमी की तरफ मुड़ी तो मुस्कुरा रही थी। कितनी दूर है? उसने पूछा। क्या? आदमी जाने के लिए तैयार खड़ा था। तुम्हारी पत्नी का शहर।
इस बार उसने सचमुच पत्नी कहा, जैसे वह उसके दूर शहर की कोई सहेली हो। आदमी व्यस्त सा हो उठा। 1 घंटा लगता है, उसने कहा। कैसे जाओगे? बस से। हर घंटे बाद बस चलती है। लड़की आदमी के पास आई, ऊपर देखा जहां उसकी आंखें थीं। मैं भी चलूं? तुम? बस स्टेशन तक चलूंगी। आदमी एक क्षण उसे देखता रहा। वह शून्य सन्नाटे के बीच खड़ी थी, जहां टेलीग्राम पड़ा था और पीछे किताबों की कतार थी, जिनके भीतर जीने मरने का ज्ञान भरा था, लेकिन जो उस क्षण न उसकी मदद कर सकता था न लड़की की। उसने बैग उठाया और लड़की के पास चला आया। उसके छोटे से सिर पर अपना मुंह रख दिया। वह उससे बहुत छोटी थी और एक स्कूली लड़की की तरह सुनसान खड़ी थी। और तब उसे लगा जैसे उसकी उम्र के 40 साल एक गदले नाले की तरह दुकान के बीचों बीच बह रहे हैं और बीच का पानी इतना उथला है कि वह उसमें डूबकर मर भी नहीं सकता, केवल लड़की को उसमें घसीट कर गदला कर सकता है। वह बाहर चला आया। वह जल्दी से भागकर खिड़की के पास आई। आदमी दुकान से निकलकर सड़क पार कर रहा था। वह खिड़की के लंबे शीशे से उसे छोटा होते हुए देखती रही। दूसरे दिन लड़की उसके फ्लैट पर गई, यूं ही टहलते हुए। हालांकि उसे मालूम था कि वह शहर से बाहर है और मकान खाली है। वह पिछली रात को ही चला गया था। फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी उसके पास थी, जो हमेशा उसके पास रहती थी, और वह किसी भी समय उसके अपार्टमेंट में जा सकती थी। किंतु उस शाम वहाँ कोई न था। सीढ़ियाँ अंधेरे में डूबी थीं और चौकीदार का केबिन खाली पड़ा था। भीतर जाने के बजाय वह पीछे चलती गई, ताकि दूर फासले से वह आदमी का कमरा देख सके, जो तीसरी मंजिल पर था और जिसकी एक खिड़की पार्क की तरफ खुलती थी। पार्क में बच्चे खेल रहे थे। खिड़की बंद थी। वह जाने से पहले पर्दा गिराना भूल गया था। शाम की धूप खिड़की के शीशों पर चमक रही थी, जिसके भीतर सब कुछ दिखाई देता है। मेज पर रखा टाइपराइटर, दीवार पर टंगी कमीज और खिड़की की आली पर रखा गमला, जो वह बहुत दिन पहले उसके लिए लाई थी। एक बार मन भीतर जाने को हुआ। उंगलियां पर्स में गईं और भीतर रखी चाबी से खेलने लगी, लेकिन यह ख्याल कि कमरा खाली पड़ा होगा जैसे उंगलियों को भी छू गया। वह मुड़ गई और धीमे कदमों से घास पर चलने लगी। पार्क के बीच पॉन्ड था, अंग्रेजी ढंग का तालाब, जिस पर बत्तखें तैर रही थीं। वह तालाब के साथ साथ चलने लगी। वह सोचने लगी, लेकिन सोच का कोई ऐसा सिरा नहीं था जिसे पकड़कर वह भीतर की गांठ खोल सके। सारा सोच आदमी से शुरू होता था जब वह पहली बार दुकान में आया था। वह एक साधारण सा दिन था, लेकिन तब उसे नहीं मालूम था कि उसके साथ रिश्ता इतना असाधारण हो जाएगा कि वह दिन रात उसके बारे में सोचा करेगी। जब वह अपनी किताबें काउंटर पर छोड़कर चला जाता तो वह उनके पन्ने पलटने लगती। पुरानी भुरभुरी अंग्रेजी की किताबें, जिन पर उसका नाम, उसके शहर का नाम और नीचे वह तारीख लिखी होती जब उसने वे किताबें खरीदी होंगी। उन तारीखों को देखकर उसे अजब सी हैरानी होती थी कि जब वह दुनिया में नहीं आई थी, वह अपने शहर में घूमता होगा, पढ़ता होगा, और जब उसका विवाह हुआ होगा, वह स्कूल में पढ़ती थी। वह मुस्कुराने लगी। लोग मुझे उसकी बेटी समझते हैं, उसने सोचा। शायद इसीलिए वह दिन के उजाले में मेरे साथ चलने में कतराता है। मुझे कभी उम्र याद नहीं आती, पर जब मेरे साथ होता है मुझे पता ही नहीं चलता कि वह मुझसे कितना बड़ा है। उम्र के बारे में क्या सोचना। वह रात की बर्फ है, सोते हुए पता भी नहीं चलता। सुबह उठो तो फाटक पर ढेर सी जमा हो जाती है। बर्फ की बात से उसे मार्च का महीना याद आया। उस शाम वह पहली बार आदमी के साथ सोई थी। साल की आखिरी बर्फ गिरी थी और बाहर आई तो सारी देह सुन्न। सारा शहर बर्फ में ठिठुर रहा था। आदमी ने उसे बहुत रोका, किंतु उसके भीतर कुछ बल रहा था जो सारे शहर को सोख सकता था। वह चलती गई और जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उस गिरजे में चली आई, जो बहुत पुराना था और खाली रहता था और जिसमें वह अक्सर जाती थी और जिसके बारे में आदमी को कुछ भी नहीं मालूम था। वह भीतर चली आई और सबसे आगे की बेंच पर बैठ गई। कुछ देर पहले वह आदमी के बिस्तर पर थी और अब वह वहाँ क्या कर रही थी, यह उसे बहुत देर तक नहीं मालूम हो सका। सामने आल्टर पर एक आदमी टंगा था, पैरों, हाथों, छाती पर कीलों से बिधा हुआ, और बहुत देर तक उसे यह भी नहीं पता चला कि वह आदमी वहाँ क्या कर रहा है। तब उसे अचानक लगा कि वह अकेली नहीं है, कोई उसके पास है, कोई बिल्कुल पास बैठा है, जिसे उसने अंधेरे में भी नहीं देखा था।
एक बूढ़ी औरत जो उसके साथ बेंच पर बैठी थी, गुनगुनाती हुई प्रार्थना करती हुई हवा में मोमबत्ती की लौ की तरह डोलती हुई। क्या वह कुछ मांग रही थी? वह ईश्वर से कुछ मांग रही थी। तब उसे हैरानी हुई कि इतनी लंबी जिंदगी गुजार देने के बाद जब कुछ भी बचा नहीं रहता, ईश्वर से कुछ मांगा जा सकता है। वह बूढ़ी के पास सरक आई। सुनो, क्या यह पाप है? उसने धीरे से बूढ़ी औरत के कानों में फुसफुसाया। एक आदमी के साथ सोना जिसकी पत्नी जीवित है। कौन? बूढ़ी ने उसके चेहरे को देखा। कौन जीवित है? वह हंस रही थी। उसके सारे दांत टूटे थे और खुले, पोपले मुंह से शराब का भभका छूट रहा था। शराब और बुढ़ापे और आंसुओं से सना उसका चेहरा ऊपर नीचे हिल रहा था। वह भागकर बाहर चली आई। बहुत देर तक बूढ़ी का चेहरा उसके पीछे पीछे भागता रहा। फिर वह अचानक गायब हो गया और बर्फ गिरना बंद हो गई। वह मार्च का महीना था जब वह पहली बार आदमी के साथ सोई थी। अब वह उसके घर के सामने बैठी थी। बच्चे अपने घरों को चले गए थे और बतखें, वे पता नहीं कहाँ डूब गई थीं। तालाब अंधेरे में सोया था। न छत, न कुछ, न कोई आवाज़। आसपास मकानों की बत्तियां जल रही थीं। सिर्फ आदमी का कमरा तीसरे तल्ले पर एक अंधेरे खोखल सा खाली पड़ा था। अब वहाँ न गमला था, न मेज, न दीवार पर लटकती कमीज। वह कहीं दूसरे शहर में था। वह अपनी पत्नी के साथ लेटा था। वह न जाग रहा था, न सो रहा था। वह सोच रहा था जब वह 7 महीने पहले लड़की की दुकान में आया था और बगल में उसकी पत्नी सांस ले रही थी। वह 3 दिनों बाद लौटा था। 3 छोटे दिन और 2 लंबी रातें, जिनके बीच लड़की घर से दुकान गई थी, वापस घर लौटी थी, फिर दुकान, फिर घर। एक शाम वह बस स्टैंड गई थी। हालांकि उसके आने का समय उसे नहीं मालूम था। दूसरी शाम उसके घर गई थी और पार्क में खेलते हुए बच्चों और तैरती हुई बतखों को देखती रही थी। आदमी अपनी पत्नी से मिलने पहले भी जाता था, लेकिन लड़की की जिंदगी में यह पहला मौका था जब उसने उस अजीब चीज़ को देखा था जो कुछ भी नहीं था, किसी का ना होना। यह भी कोई चीज़ है, लेकिन जहाँ वह जाती वह चीज़ भी उसके साथ साथ चलती। जब रात को लेटती तो वह चीज़ भी उसके साथ लेट जाती, और जब वह सोने लगती तो वह जागते हुए उसका सोना देखती रहती। और तब उसे समझ में आया था कि क्यों अकेले लोग गिरजों में जाते हैं, शराब खानों में, ऐसे घरों में जहाँ औरतें पेशा करती हैं, और ऐसे लोग भी जो अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं। हालांकि साथ का सुख कब का सूख चुका होता है, लेकिन सुख लड़की को नहीं सताता था। वह उसके बारे में सोचती भी न थी। वह सिर्फ यह जानना चाहती थी कि क्या वह चीज़ के बारे में जानता है जो वह जाने के बाद उसके पास छोड़ जाता था। क्या वह उस चीज़ को जानता था? कभी कभी उसे लगता था उसे जानता है, इसीलिए उससे अलग होना चाहता है, किंतु वह अलग होता नहीं था। एक अजीब गुस्से में तना रहता था, जैसे उसकी आवाज़ फ़ोन में सुनाई दी थी, भर्राई हुई, तनी हुई। वह फ़ोन तीसरे दिन आया था, लंच की घड़ी में, जब मैनेजर बाहर था। वह अपनी केबिन में थी और टिफ़िन तान खोल रही थी। घंटी सुनाई दी थी तो उसके हाथ डिब्बे पर पड़े थे। यह उसका फ़ोन है, उसने सोचा। हालांकि फ़ोन की घंटी हमेशा एक जैसी ही बजती थी। वह किताबों की अलमारियों के बीच भागती हुई काउंटर पर आई, फ़ोन उठाया, आदमी की आवाज़ सुनी, और जब वापस अपनी केबिन में आई तो उसे खिड़की के बाहर पेड़ दिखाई दिया, सड़क दिखाई दी, सामने की दीवार पर पोस्टर दिखाई दिया जिसका एक सिरा उखड़कर हवा में फड़फड़ा रहा था। 3 दिनों बाद वह अपने शहर को नए सिरे से देख रही थी। फ़ोन की आवाज़ अब भी उसके भीतर थी, एक उदास नाराज़गी में दबी हुई। पता नहीं वह क्यों तना था। उसने यह भी नहीं पूछा कि उसके ये दिन कैसे बीते। 3 दिन अपनी पत्नी के साथ रहकर उस पर गुस्सा जताना, क्या वह पागल था? उसने जल्दी जल्दी वे किताबें बैग में डाली जो वह उसके लिए जमा करती थी। अंडरग्राउंड किताबें, जिन्हें न दिखाया जा सकता था न बेचा जा सकता था, जो गोदाम में पड़ी सड़ा करती थी। वह अपने पैसों से उन्हें खरीदा करती थी और गोदाम के अंधेरे कोनों में जमा करती जाती थी। वह उन्हें एक एक करके अपने बैग में रखने लगी। फिर उसके हाथ ठिठक गए। उसे लगा वह आदमी को देख सकती है। वह अकेला अपने कमरे में बैठा होगा। सर्दी का धुंधला दिन, टाइपराइटर और खाली कोरे पन्ने, जिन्हें वह जाने से पहले ज्यों का त्यों मेज पर छोड़ गया था। वह उकड़ू बैठा था। वह आग जला रहा था। वह अखबार के कागजों को अंगीठी में झोंक रहा था जिसका धुआं ऊपर उठता था, चिमनी में जाता था, खांसने लगता था,
फिर लौटकर पानी बन जाता था। आदमी बार बार अपनी कोहनी से आंखें पोंछने लगता था। लड़की काउच पर लेटी थी। सिरहाने पर कुशन था। कुशन के नीचे किताबों का बैग, बैग के ऊपर टिफिनदान, जिसके भीतर से सलामी और खट्टे दही की गंध आ रही थी। उसकी आंखें खुली थीं, सिर मुड़ा था। वह आदमी की पीठ देख रही थी, जहां उसकी कमीज पैंट से बाहर निकल आई थी, नीचे झूल रही थी। आदमी ने सिर मोड़ा तो आग की लपटें भी उठने लगी। धुएं के पीछे लड़की का चेहरा दिखाई दिया। डबडबाती आंखों में आग और लड़की एक दूसरे की बाहों में तैर रहे थे। वह उठ खड़ा हुआ। वह काउच के सिरे पर जाकर बैठ गया, जहां लड़की का सिर कुशन पर टिका था और पांव नीचे लटक रहे थे। और तब उसे ध्यान आया कि लड़की के पांव बहुत ठंडे रहते हैं। नायलॉन जुराबों के बीच सिकड़े हुए लड़की इतनी स्थिर थी कि पैरों का हिलना उसे धोखा सा जान पड़ा। ठंड तो नहीं लग रही, उसने कहा। लड़की के पैर हवा में ठिठक गए। नहीं, उसने सिर हिलाया। बस में बहुत ठंड थी, उसने कहा। सड़कों पर पानी जम गया था। कब पहुँचे? लड़की ने पूछा। दोपहर को, तभी तुम्हें फ़ोन किया था। क्या बीमारी थी? लड़की ने पूछा। खास कुछ नहीं, आदमी ने कहा। कुछ भी नहीं? वह मुझे देखना चाहती थी। आदमी ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, मानो खाल की सलवटों को सीधा कर रहा हो। 3 दिन तक? लड़की ने कहा। क्या? वह 3 दिनों तक तुम्हें देखती रही? आदमी ने सिर उठाया, हैरत में लड़की को देखा। उसका चेहरा आग की शुष्क गर्माई में तप रहा था। वह अजीब आंखों से उसे निहार रही थी, जैसे कुछ पूछ रही हो। आदमी ने उसका हाथ अपने हाथ में सरका लिया, सहलाने लगा। सफ़ेद कुंवारा हाथ, जिसने अभी तक केवल सेकंड हैंड किताबों को छुआ था, लेकिन उनके भीतर के भुरभुरे पन्नों को नहीं पढ़ा था, जिनमें लोग विवाह करते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, अकेले कमरों में मर जाते हैं। आदमी के भीतर एक अंधी सी वासना उठी, जिसका उस समय लड़की की देह से कोई रिश्ता नहीं था। उसने उसे अपने पास घसीट लिया, उसकी देह को अपने 40 सालों के भीतर दबोच लेने के लिए, और वह खिंच भी गई। बिल्कुल एक कबूतर की तरह उसके सीने से सट गई। क्या तुम उसके साथ सोए थे? लड़की की आवाज़ इतनी धीमी थी कि आदमी को भ्रम हुआ कि जो उसने सुना, क्या वह भी भ्रम है। तुमने कुछ कहा? क्या तुम उसके साथ? आदमी ने सिर उठाया, धीरे से उसके सिर को अपने सीने से अलग कर दिया। लड़की ने ऊपर देखा, जहां आदमी का चेहरा था, थकान, नींद और बीती हुई उम्र से लदा हुआ। और तब उसे हैरानी हुई कि वह उससे प्यार करती है। वह जो कुछ कहेगा उसका कोई मतलब नहीं था। अंगीठी के कोयले अब खिलखिला रहे थे। कुछ देर बाद लड़की काउच से उठी और कुर्सी पर बैठ गई। टाइपराइटर में फंसे कोरे पन्नों को देखा और फिर आंखें खिड़की से बाहर ठहर गईं। पार्क अंधेरे में डूबा था। तालाब की जगह सिर्फ एक सफ़ेद सीट दिखाई दे रही थी। सड़क की बत्तियां एक लंबी झालर से शहर के आर पार लटक रही थीं। उसने कुर्सी मेज के पास सरकार ली और टाइप करने लगी, जिसे आदमी ने अनुवाद किया था। टाइप करते हुए उसे अजीब सा सुकून मिलता था, जैसे वह दो भाषाओं के बीच पहले जंगल में अकेले, निर्लिप्त और सब खतरों से मुक्त घूम रही है। जबकि पीछे काउच पर लेटा आदमी उसे देख रहा था। वह उसके झुके सिर को देख रहा था। सिर पर भूरे बालों का जूड़ा शिथिल सा होकर गर्दन पर लुढ़क आया था। वह उसके अनुवाद को पढ़ती तो होठ हिलने लगते, फिर उन्हीं फड़फड़ाते शब्दों को जल्दी जल्दी कागज पर टीपने लगती। वह उसकी पंक्ति को भूल गई थी। वह अब उससे अलग हो गई थी। सिर्फ कभी कभी सिर उठाकर किसी शब्द का मतलब पूछ लेती थी और वह सोचने लगता, पिछली रात वह पत्नी के साथ था और अब यहाँ। कल दोपहर के समय वह किताबों की दुकान में आएगा, लड़की से झूठ बोलेगा, पत्नी के पास जाकर लौट आएगा। इसी तरह दिन बीतेंगे। इसका कोई मतलब है? आदमी ने हाथ आगे बढ़ाया, धीरे से लड़की की पीठ को छुआ और वह चौंक गई। पीछे मुड़कर आदमी को देखा। पीले चेहरे पर दुबली सी मुस्कुराहट चली आई। कुछ चाहिए? अब रहने दो, बाकी कल कर लेना, आदमी ने कहा। बस थोड़ा सा बचा है। तुम सो क्यों नहीं जाते? क्या इतनी उम्र में लड़कियां माँ बन जाती हैं, पत्नी होने से पहले? उसने आंखें मूंद ली। पलकों के भीतर अंधेरे पर टाइपराइटर सिर्फ एक शब्द गोद रहा था, नींद नींद नींद। और नींद कहीं न थी। बहुत गई रात तक लड़की टाइप करती रही। वह धीरे धीरे चैप्टर के अंतिम अंश तक पहुंच गई थी। कहानी के काले जंगल में जब कभी वह बीच में अटक जाती तो कभी आदमी, कभी शब्दकोश
उसका हाथ पकड़कर अंधेरी खाई पार करवा देते और वह अर्थ की खुली रोशनी में आ जाती, दोबारा चलने लगती। इस तरह रेंगते हुए जब वह अंतिम पंक्ति पर पहुंची तो कुछ देर तक फुल स्टॉप की काली बिंदी पर ठिठकी रही, कागज के बाकी हिस्से को देखती रही जो खाली पड़ा था, उन 3 दिनों की तरह खाली, जब वह अपनी पत्नी के साथ था और वह अकेले शहर की सड़कों पर घूमती थी। तब उसे अजीब सा लगा कि खालीपन का मतलब न वह आदमी से पूछ सकती थी, न शब्दकोश उठाकर देख सकती थी। उसने खट से कागज बाहर निकाला, टाइपराइटर को बंद किया, कुर्सी को पीछे ढकेला और बीच कमरे में आकर खड़ी हो गई। फर्श पर किताबों की पोटली रखी थी और आदमी उससे बेखबर काउच के सिरहाने लेटा था। अचानक उसे लगा कि अगर वह जीना उतरकर नीचे चली जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर ध्यान भटक गया। खिड़की के शीशे पर रात का पतंगा फंस गया था, कभी ऊपर जाता था कभी नीचे, फ्रेम से बार बार टकराकर एक अजीब बदहवासी में छटपटा रहा था। लड़की ने झपाट से खिड़की खोल दी। पतंगा ऊपर उठा और एक हल्की सी जान उसके गालों को छूती हुई बाहर अंधेरे में उड़ गई। वह कुछ देर तक खुली खिड़की से नीचे देखती रही। अक्टूबर की धुंध पर बार की नियॉन लाइट एक लाल चिंदी सी चमक रही थी। अचानक एक आदमी बाहर निकला और लड़खड़ाते कदमों से सड़क पार करने लगा। वह डोलता हुआ कभी एक तरफ जाता कभी दूसरी तरफ, शीशे पर पतंगे की तरह डगमगाता हुआ। फिर न जाने क्या सोचकर फ्लैट की दीवार से सटकर खड़ा हो गया, बिल्कुल खिड़की के नीचे। अपने पैंट के बटन खोलने लगा। लड़की ने झट से खिड़की बंद कर दी और वापस कमरे में लौट आई। उसने बालों को खोला, क्लिपों को उतार कर मेज पर रख दिया। फिर अपने बैग से वैसलीन की ट्यूब निकाली, उंगली पर रखकर उसे दबाया और उसे अपने चेहरे पर, कानों के पीछे, बाहों पर मलने लगी। अचानक उसके हाथ ठिठक गए। उसकी पत्नी भी यह करती होगी। उसके पास जाने से पहले उसके भीतर कुछ हिला, सारी देह को मरोड़ता हुआ। उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। एक मैली सी पीड़ा जो देह में कीड़े सी उलट रही है, उठने को तिलमिलाती है, नीचे धंसती जाती है। एक क्षण के लिए वह आतंकित हो गई। हलक में राख अटकने लगी। वह मुंह पर हथेली दबाकर बाथरूम में भाग आई, बेसिन पर दोहरी होकर झुक गई। देह में जो कुछ उलट गया था वह एक ही उल्टी में बाहर निकल आया, पानी में एक पीले चकत्ते सा तैरता हुआ। उल्टी करने के बाद उसने मुंह धोया, आंखों पर पानी छिटका। चेहरा पोंछने के लिए जब उसने तौलिया उठाया तो उसकी आंखें बेसिन के शीशे पर ठिठक गईं। वहां उसी बूढ़ी का पोपला चेहरा झांक रहा था, जैसा उसने गिरजे में देखा था। लेकिन अब वह हंस नहीं रही थी, कुछ अफसोस के साथ उसे देख रही थी। वह उसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन अब लड़की कुछ नहीं सुनना चाहती थी, न बीते हुए अपने पाप के बारे में, न आने वाली जिंदगी के बारे में। इससे पहले कि बूढ़ी अपना मुंह खोलती, लड़की उसे आईने में अकेला छोड़कर कमरे में चली आई। वह लौट आई। वह काउच के पास चली आई जिस पर आदमी लेटा था। उसने कमरे की बत्ती बुझा दी, किंतु अंधेरा नहीं हुआ। आग की पीली बुझती हुई रोशनी सब चीज़ों पर पड़ रही थी। टाइपराइटर, किताबों का बैग, कुशन पर टिका हुआ आदमी। उसने कपड़े उतारे, अलमारी से कंबल निकाला, धीरे से उसे आदमी पर डाल दिया और फिर कंबल का एक सिरा उठाकर खुद भी उसके नीचे लेट गई। वह इतना निश्चल लेटा था कि कुछ देर तक उसे पता भी न चला कि वह जाग रहा है या सो रहा है। सिर्फ उसकी सांस सुनाई दे रही थी, छाती के भीतर घुरघुराती हुई। उसने टटोलते हुए उसे छुआ, खुली हुई कमीज के बीच नंगी छाती को, जहाँ कुछ सफ़ेद बाल उगाए थे, और फिर उसका सिर वहाँ टिका दिया। आदमी सिहरने लगा। एक गर्म सी आहट उसकी लहू को खटखटाने लगी। नहीं नहीं नहीं, उसके भीतर कोई कह रहा था। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो लड़की का सिर उसके ऊपर था। उसके बाल एक दूसरा अंधेरा थे, कमरे के अंधेरे पर बिखरे हुए। वह हिल रही थी और कुछ देर तक आदमी को पता भी न चला कि वह रो रही है। उसकी छाती के बालों के बीच एक गर्म सी लकीर बह रही थी। सुनो, आदमी ने बहुत धीरे से कहा। मैं मरना चाहता हूँ। क्या? लड़की ने सिर उठाया और उसकी ओर देखा। आदमी कभी कभी उससे अपनी भाषा में बोलने लगता था जिसे वह बिल्कुल नहीं समझ पाती थी। तुमने कुछ कहा? वह धीरे धीरे उसके सिर को सहलाने लगा। वह माँ से बच्ची बन गई थी और आदमी उससे ऐसा सच बोल सकता था जिसका अनुवाद वह कभी नहीं कर सकेगी। तो ये थी कहानी, आदमी और लड़की। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।